जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी क्लास मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगी। इसके अंतर्गत हम सल्तनत काल का एक प्रमुख टॉपिक गुलाम वंश को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहले के वीडियो में हम भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी तक पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं बिना स्किप करते हुए, तो गुलाम वंश से एग्जाम में बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। तो साथियों, समझ लेते हैं कि सल्तनत काल क्या होता है। खलीफा का प्रतिनिधि जो राजा बनकर आता था उसे सुल्तान कहते थे और उसके राज्य क्षेत्र को क्या कहते थे? सल्तनत। तो इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के एक वंश गुलाम वंश को देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं गुलाम वंश की ओर। ठीक है। गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम है साथियों ममलूक वंश, और एक इसका तीसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं दास वंश। ठीक है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों है। ठीक है। तो साथियों, जब मोहम्मद गौरी ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश के कुछ हिस्से को जीता, वहाँ पर कुछ दिन तक शासन किया और बाद में वो गजनी लौट गया। लेकिन वो अकेला ही गजनी लौटा, यहाँ वो राज्य करना तो चाहता था, तो वो भारत में अपना एक गवर्नर नियुक्त करके चला गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन किया मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आगे एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जो बाद में भारत पर शासन करेगा। ठीक है। और उसके बाद एक गुलाम और है जो शासन करता है जिसका नाम है बलबन। तो इस वंश के अंदर कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जो पहले से ही किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ठीक है साथियों, अब हम अपनी स्लाइड को देख लेते हैं। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का मतलब है साथियों कि जब तुर्क आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया, तो भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से राज्य करता है? वो लाहौर से करता है, उसकी राजधानी लाहौर होती है। लेकिन बाद में जो इल्तुतमिश होता है वो राजधानी को कहाँ ले आता है? दिल्ली। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासन का भार संभाला। ममलूक वंश की नींव सबसे पहले किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। प्रारंभ में इसे दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता था। 1206 से 1290 तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को आमतौर पर ममलूक के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो गुलाम वंश के लोग शासन करते हैं 1206 से 1290 तक, इनको ममलूक भी कहा जाता है, इसीलिए इस वंश का दूसरा नाम ममलूक वंश भी है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो सबसे पहला शासक कौन है? ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1206 से 1210 ईस्वी तक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई उपाधियां भी धारण की थी, जिसमें कुरान खां, लाख बख्श, हातिम, हातिम को आप हातिम सेकंड याद रखें। ठीक है, हातिम सेकंड, मलिक, सिपह सालार, ये कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुई थी। अब ये कैसे प्राप्त हुई थी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन की। बचपन में जब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत छोटा था उसे बेच दिया गया था। ठीक है साथियों, जब इसे बेच दिया गया था तो वहाँ से इसे किसी मौलवी ने खरीद लिया था, तो ये मौलवी का गुलाम बन गया था। ठीक है। अब मौलवी इसे अपने साथ रखते थे। जब ये मौलवी के साथ रहता था, मौलवी को कुछ उच्च प्रतिभा का धनी लगा तो उन्होंने इसे खरीद लिया। मौलवी के बच्चे इस बच्चे से चिढ़ने लग गए कुतुबुद्दीन ऐबक से, और एक दिन मौलवी साहब कहीं बाहर गए तो मौलवी के बच्चों ने
कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत कुटाई कर दी अच्छे से। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मौलवी आ गए तो शिकायत भी। शिकायत के बाद मौलवी कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा अपने साथ रखते थे और मस्जिद में ही रखने लग गए उसे। कुतुबुद्दीन ऐबक मस्जिद में जब मौलवी के साथ रहता था तो वहाँ की जो पूजा प्रार्थना जो भी कुछ होता है, नमाज वगैरह, उसमें हिस्सा लेता था और कुरान की आयतों को पढ़ता था। तो धीरे धीरे कुरान की आयतों को ये इतने अच्छी तरह से गाता था, इतनी अच्छी तरह से पढ़ता था कि उस मौलवी ने इसका नाम क्या रख दिया, पहली उपाधि इसे दे दी कुरान खां के नाम की। तो मौलवी ने उपाधि दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां। अब लाख बख्श की उपाधि कैसे मिली इसे? जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया, सुल्तान बन गया, ठीक है, तो राजा बनने के बाद ये इसका हृदय थोड़ा सा बड़ा था, तो ये लाखों की संख्या में दान देता था। ठीक है, ये पहले से बहुत गरीब था, एक गरीबी का बहुत बड़ा मंजर इसने देखा था। तो जितने भी गरीब लोग होते थे ये उनमें लाखों रुपयों का दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और अभी तक मुस्लिमों जितने भी हुए हैं उनमें हातिम सबसे ज़्यादा दानी रहे हैं, दयावान रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दान करता था, इसीलिए इसको हातिम सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसकी मलिक और सिपह सालार की भी उपाधियाँ इसने धारण की। इसने एक सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। अगर बात करें सुल्तान की उपाधि, तो इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, इसने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और अपने विरोधियों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विरोधी कौन थे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना गवर्नर नियुक्त करके गया था और कुछ दिन बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय जो इसकी गजनी का शासन था वो एक व्यक्ति था यलदोजी नाम का। ठीक है, यलदोजी क्या करता था, देखता था गजनी का शासन। अब एक व्यक्ति था उसका नाम था कोवाचा। ठीक है, कोवाचा, और ये देखता था सिंध का शासन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का देखता था, ये भारत का शासन देख रहा था उस समय, जो भारत में जीता हुआ क्षेत्र था मोहम्मद गौरी का, उस पर ये कर रहा था। तो यलदोजी, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों के तीनों कौन थे, ये मोहम्मद गौरी के बढ़िया सैनिक थे, सेनापति थे। और बाद में मोहम्मद गौरी इनको तीनों जगह गवर्नर के रूप में नियुक्त कर देता है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये तीनों लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और वहाँ से ये स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, अब तीनों में बाद में अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी वरिष्ठता के लिए कहा सुनी होती है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, बातचीत करते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इनमें स्मार्ट था, थोड़ा चालाक था। वो समझाता है भाई अब हमें लड़ने से काम नहीं चलेगा, अगर हम अच्छे से अपनी अपनी जगह जहाँ जो है वहीं शासन करें और अच्छे से रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी बात से वो दो लोग सहमत भी हो जाते हैं, यलदोजी और कुबाचा। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उनको सलाह देता है अगर हमें अपने संबंधों को अच्छा करना है तो हमें आपस में वैवाहिक संबंध बनाने होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान गए। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से बेच दिया गया था, उसके बाद इसे मौलवी ने खरीद लिया था। मौलवी के खरीदने के बाद इसे कुरान खां की उपाधि भी मिली थी और ये बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था। उसके बाद एक बार और इसे खरीदा था मोहम्मद गौरी ने, ये दोबारा से बेचा था मौलवी के मरने के बाद, उसके बच्चों ने इसे दोबारा बेच दिया था। ठीक है, तो फिर इसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और मोहम्मद गौरी के यहाँ इसने बहुत प्रयास किए। उसने एक दास के रूप में खरीदा, लेकिन वहाँ से उभरकर अपनी प्रतिभाओं के दम पर एक सेनापति बन गया। और बाद में जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, भारत के शासन को इसी के हाथ में दे के चला जाता है, इसी को गवर्नर नियुक्त करके चला जाता है। ऐसे करके कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास से लेकर एक राजा तक का सफर तय करता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उसकी राजधानी थी। ऐबक ने अजमेर के विजय के बाद, अजमेर जब इसने जीत लिया तो वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है साथियों, ऐबक कुबुत उल इस्लाम एक मस्जिद बनवाई जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबुत उल इस्लाम नाम से एक मस्जिद बनवाई जो भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक का गुरु कौन था, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन, गौरी ये गजनी की बात हो रही है साथियों, वहाँ जो यलदोज था, यलदोजी, वो गयासुद्दीन को
यानी कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी को दबाता था, उससे लड़ता था और परेशान करता था। तो एक बार क्या हुआ, इसका वहाँ जाना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का। जब इसे पता चला ये गयासुद्दीन को परेशान करता है तो इसने उसको हड़का दिया, अच्छे से समझा दिया और वो इसकी बात मान गया। इसके बाद जो गयासुद्दीन है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, खुश हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से, और वो बोलता है कि भाई मांगो, क्या मांगते हो? तो ये बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त कर दिया था गयासुद्दीन ने, जो कि मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था। ठीक है साथियों। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से अचानक गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको इतना याद रखना है, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, इसने कभी भी अपना खुतबा नहीं पढ़वाया और अपना शासन ये लाहौर से ही करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 बार बेचा गया और ये दास के रूप में मोहम्मद गौरी ने खरीदा। वहाँ से अपनी प्रतिभा के दम पर एक सेनापति बन के उभरा और प्रमुख सेनापतियों में से एक था। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत का जो शासन क्षेत्र जीता था उस पर शासन करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया। और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो इसने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। ठीक है साथियों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई विजय अभियान किए, हालांकि इसका शासन ज़्यादा लंबा नहीं रहा क्योंकि पोलो खेलते हुए इसकी मौत हो गई थी। तो इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुबुत उल इस्लाम, ये मस्जिद भी बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ठीक है साथियों, ये आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति था, साहसी था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक गुलाम की अवस्था से उठकर उसने सुल्तान के पद पर पहुंचना उसकी योग्यता और प्रतिभा का परिचय था। यानी कि गुलाम से उसका जीवन शुरू हुआ था और सुल्तान के पद तक वो पहुंचा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उदार शासक था और उसकी उदारता के कारण ही उसको लाख बख्श कहा गया है। सैन्य योजना के साथ साथ वह साहित्य और कला का प्रेमी भी था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन साथियों वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं करा पाया। फिर बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। जल्दी से इसे रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य सेनापति, साहसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपने जीवन की शुरुआत उसकी एक गुलाम से होती है और कहाँ तक पहुँचता है, सुल्तान के पद तक पहुँचता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा गया है। सैन्य योग्यता के साथ वह साहित्य और कला का प्रेमी भी था। उसके जो गुरु थे वो थे बख्तियार काकी और उन्हीं की याद में उसने कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर इसकी नींव रखवाई, जिसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह 1210 ईस्वी में शासन संभालता है, गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये सक्सेस नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही बेकार व्यक्ति था, योग्य नहीं था, हर तरह से अयोग्य था। जनता इससे खुश नहीं होती है, वहाँ के लोग भी इनसे खुश नहीं होते हैं, तो फिर इसको गद्दी से हटना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आराम शाह एक कमज़ोर, अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार नहीं किया और इनकार कर दिया उसे शासक स्वीकार करने से। आराम शाह के 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी कि आराम शाह अयोग्य शासक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको याद इतना रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो वो उसका पुत्र आराम शाह बैठा। लेकिन आराम शाह बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ, हर तरह से विफल था। तो अगला उत्तराधिकारी कौन होता है इस गद्दी का, वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब आगे संभालेगा इसी इल्तुतमिश। तो अब हम इल्तुतमिश के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है साथियों, इसका जो शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, यानी कि तुर्क शासक था, लेकिन कहाँ का था, इलवरी। इलवरी क्या है, एक कबीले का नाम है। तो इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी उस समय ये बदायूं यूपी का एक ज़िला है, वहाँ का क्या था, सूबेदार गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था उस समय। इल्तुतमिश को दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि ऐबक
और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। उसमें से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद आराम शाह, ये लाहौर से ही शासन करते थे, लेकिन लाहौर से दिल्ली राजधानी को यही लेकर आया था इल्तुतमिश, इसलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक समझा जाता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में इतना समझ में आ गया होगा कि ये एक इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था। इल्तुतमिश को क्या समझा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि ऐबक और आराम शाह कहाँ से शासन करते थे, लाहौर से। अब इल्तुतमिश कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है साथियों, ये इल्तुतमिश आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश ने इतने सारे काम किए, उसने ज़मीनी स्तर पर काम किए और ऐसे काम किए अपने फेवर के। सबसे पहले जब ये दिल्ली आया तो इसने तुर्कान चेहलगानी, या हम केवल चेहलगानी भी कह सकते हैं, एक चेहलगानी नाम का एक दल बनाया, और इस दल में 1 2 3 4 करके ऐसे 40 सदस्यों को जोड़ा, इसीलिए इस दल को 40सा दल भी कहते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चेहलगानी नाम का एक दल बनाया, एक समूह बनाया, ठीक है, संघ बनाया, जिसमें 40 लोग हो गए थे, इसीलिए इसे 40सा दल भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया। इक्ता व्यवस्था मतलब किसी से भी काम कराना है, चाहे वो कोई हो, तो उसे काम के बदले वेतन न देकर क्या, जमीन देना, काम के बदले भूमि देना। ये किसने शुरू की, यहाँ पे मध्यकालीन भारत के अंदर इसी ने शुरू की, इल्तुतमिश ने। इसने अरबी पद्धति के 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का सिक्का था, एक तांबे का सिक्का था। जो चांदी का सिक्का था उसे टंका कहा जाता था, ठीक है, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तराइन का तृतीय युद्ध ये 1215 ईस्वी में हुआ था, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। ठीक है, अब इस युद्ध के बारे में आपको पता ना हो, मैं बता देता हूँ। तराइन के इससे पहले 2 युद्ध और हुए थे, इसलिए इस युद्ध का नाम तराइन का तृतीय युद्ध था। अब वो 2 युद्ध किसके बीच में हुए थे, वो हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और दूसरे में मोहम्मद गौरी की। ठीक है साथियों, और तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में होता है, तो ये होता है यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में होता है, और इसमें कौन जीतता है, तो इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित कर दिया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी। यानी कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो विरोधी थे, यल्दोजी और कुबाचा, यल्दोज और कुबाचा, उसमें से यल्दोज का चैप्टर क्लोज कर दिया इल्तुतमिश ने, और ये कुबाचा को भी मार देगा। कैसे मारेगा, लेकिन उसकी मौत का कारण तो आत्महत्या होती है, लेकिन वो किस टाइप होती है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने साथियों चेहलगानी या 40 दल का गठन किया। ये अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है लाहौर से। ये इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करता है। 2 सिक्के चलाए इसने, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध होता है यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें यल्दोज को ये हरा देता है और लास्ट में उसकी हत्या कर देता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसने कुबाचा को भी कई बार पराजित किया, और लास्ट में जब कुबाचा कई बार हार गया तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुबाचा के अंदर आत्मग्लानि बहुत आ जाती है। और कुबाचा सिंध का ही था, सिंध का राजा था, उस समय सिंध पे शासन करता था, तो सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। 1221 में साथियों एक व्यक्ति होता है जलालुद्दीन मंगवर्नी। तो जलालुद्दीन मंगवर्नी भाग के आता है मंगोलों से बचने के लिए, और वो कहाँ आ जाता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में आता है वो भागकर, और इल्तुतमिश से वो बात करता है कि कैसे भी मेरी रक्षा कीजिए। इल्तुतमिश पूछता है, उसकी रक्षा करना चाहता है कि भाई कौन आक्रमण कर रहा है, किससे डर रहा है, तो वो बताता है चंगेज़ खान मेरे पीछे है। तो इल्तुतमिश उससे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके पीछे कौन आ रहा था, चंगेज़ खान। तो मांगवर्नी की सहायता करने से इल्तुतमिश के पास पहुंचता है, और इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की। इस तरह इल्तुतमिश क्या करता है, अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लेता है, क्योंकि उस समय चंगेज़ खान बहुत ही खतरनाक शासक था, और वो जहाँ जाता था वहाँ मातम की स्थिति बना देता था। चंगेज़ खान ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में करोड़ों लोगों का खून बहाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, और इसने अपने पुत्र नासरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन साथियों नासरुद्दीन जो इसका बेटा था इल्तुतमिश का, वो बंगाल अभियान करते हुए मारा गया, लड़ते हुए।
तो नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई कहाँ, बंगाल अभियान करते हुए। इस स्लाइड को जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने कुबाचा को कई बार पराजित किया और कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। 1221 में जलालुद्दीन माघवर्णी का पीछा कर रहा था चंगेज खान। तो जलालुद्दीन माघवर्णी इल्तुतमिश से आता है मदद मांगने। इल्तुतमिश क्या करता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है। इल्तुतमिश इस चीज़ से क्या करता है, अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लेता है। 1229 में खलीफा से इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है और अपने पुत्र नसीरुद्दीन को क्या बना देता है, उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन नासिरुद्दीन क्या था, वो बंगाल अभियान करते हुए बंगाल में लड़ते हुए मारा जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं। इल्तुतमिश अपनी मृत्यु से पूर्व ही, अब इल्तुतमिश का जब एक बेटा मर गया जो समझदार था, उसके बाद उसके जो बेटे हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ और घटिया किस्म के होते हैं। उसे लगता है इल्तुतमिश को कि जितनी मेहनत मैंने करी है ये इस पूरी को बर्बाद कर देंगे। इल्तुतमिश के बेटों से उसकी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान बनेगी। ठीक है साथियों, तो इल्तुतमिश अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और जब ग्वालियर अभियान कर रहा होता है इल्तुतमिश, उस समय वो रजिया के नाम के सिक्के भी चलाता है। ठीक है साथियों, ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा था। एक आगे एक गुलाम और आएगा बलबन, जो बहुत ही लंबे समय तक शासन करेगा, बहुत ही अजीब किस्म का व्यक्ति है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ग्वालियर अभियान कर रहा था उस समय वो एक दास खरीदता है इल्तुतमिश, जिसका नाम होता है बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज रहते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तबकात ए नासिरी की रचना की, जो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान कराती है। इल्तुतमिश एक विजेता और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को क्या कर देता है, अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ग्वालियर अभियान करते समय वो रजिया के नाम के सिक्के भी चलाता है और ग्वालियर अभियान के समय उसने एक दास खरीदा था, गुलाम खरीदा था, बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबार में एक व्यक्ति था मिनहाज उस सिराज, और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इन्होंने एक किताब लिखी तबकात ए नासिरी, और ये पुस्तक हमें मध्यकालीन भारत का ज्ञान कराती है, इतिहास का। ठीक है साथियों, इल्तुतमिश एक विजेता भी था, एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे इल्तुतमिश का चैप्टर क्लोज हो जाता है और इसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, लेकिन इजीली नहीं बन पाती, वो जनता की मदद से बनती है। उससे पहले उसका बेटा सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश का, रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला शासक कौन बनेगा, अगला शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। ये बनता है 1236 में। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीर और उलेमाओं का हस्तक्षेप उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, अमीर कौन होते हैं, तो उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन्हें आप अमीर समझ लीजिए। उलेमा कौन होते हैं, तो उस समय के जो बड़े धार्मिक लोग होते हैं, धर्म से जुड़े हुए, वो उलेमा होते हैं। तो इस समय इल्तुतमिश के समय अमीर और उलेमा का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अमीर क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना देते हैं, राजा, क्योंकि वो एक महिला को अपने ऊपर शासिका देखना नहीं चाहते थे। तो रुकनुद्दीन फिरोज अत्यंत विलासी और अयोग्य होता है। पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। ठीक है साथियों, ये आलसी प्रवृत्ति का था। वास्तविक शक्तियां रुकनुद्दीन फिरोज के भी हाथ में नहीं होती हैं। इसकी माँ होती है शाह तुर्कान के पास थी, जो एक तुर्क दासी थी। पहले ये कौन होती है, एक तुर्क दासी होती है। शाह तुर्कान एक क्रूर और निरंकुश संरक्षिका थी। जनता की सहायता से रजिया शासिका बनती है। जनता की सहायता यानी दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन फिरोज को अपना राजा स्वीकार नहीं करती है और शासिका बनाती है फिर रजिया सुल्तान को। ठीक है साथियों, इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के अगले दिन ही जो अमीर हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना देते हैं, जो आलसी प्रवृत्ति का था और इसके हाथ में शक्तियाँ भी नहीं थी। जो राज्य की वास्तविक शक्तियाँ थी वो इसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी, जो एक तुर्कदासी थी। शाह तुर्कान एक क्रूर और निरंकुश संरक्षिका थी। फिर इसके बाद में जनता की सहायता से रजिया कौन बनती है, शासिका बनती है।
ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासिका रहती है, केवल 4 साल। ठीक है, 1236 में शासिका बनने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। जो इसका विरोध करते थे राज्य के अंदर, सबसे पहले इसने उनका दमन कर दिया। ठीक है साथियों, रजिया पुरुषों की तरह रहती थी और इसकी इस बात से वहाँ लोग बहुत जलते थे। ये पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह रहती थी और कोट और टोपी यानी कि कुबा और कुल्हाड़ पहनकर जनता के समक्ष आने लगती थी। इसने एकताओं में भी फेरबदल कर दिया और अपने हिसाब से इसने क्या कर दिया, लोगों को वो बना दिया। इसने क्या किया साथियों, अपने हिसाब से एकताओं में फेरबदल कर दिया और अपने हिसाब से इसने नियुक्तियां दे दी। क्या क्या नियुक्तियां दी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता था अमीर ए हाजिब। तो एतगीन नाम का व्यक्ति इसने अमीर ए हाजिब बना दिया। क्या नाम था उसका, एतगीन। ठीक है, एतगीन को बना दिया अमीर ए हाजिब। एक दूसरा व्यक्ति था कबीर खां। ठीक है साथियों, कबीर खां, और एक कबीर खां को बना देती है लाहौर का गवर्नर उस समय, क्योंकि इनका मेन शासन दिल्ली से पहले लाहौर ही था ना, वहाँ का गवर्नर कबीर खां को बना देती है। एक व्यक्ति था साथियों अल्तूनिया। ये 4 नियुक्तियाँ करती है अपनी मर्जी से, जिससे कि अमीर भी इससे नाराज रहते हैं। अल्तूनिया, और अल्तूनिया को बना देती है तवर हिंद का गवर्नर। तवर हिंद का मतलब है बठिंडा से। ठीक है, एक व्यक्ति होता है याकूत, और याकूत जो होता है ये एक अफ्रीकी, जो काला वाला लोग होते हैं ना, लंबे छोड़े, वो होता है हबसी टाइप का। ठीक है, और इसे बना देती है अमीर आखुर। आखुर इसका पद होता है आखुर। आखुर कौन होता है, तो ये अश्वशाला का प्रधान होता है, यानी कि जहाँ पर घोड़े वोड़े बनते हैं, पूरे अश्वों का प्रधान होता है। तो ये एतगीन, कबीर खां, अल्तूनिया और याकूत, इनको अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देती है। यानी कि इसी वजह से क्या होता है, ये इस रजिया के भरोसेमंद लोग थे, इसलिए रजिया इन पर रिस्क लेती है और इससे सारे अमीर और उलेमा रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। वो पहले से नहीं चाहते थे रजिया के अंडर में रहना, क्योंकि रजिया महिला थी। वो महिला को शासिका होने से ही जलते थे कि महिला हमारी शासिका है, यही काफ़ी था उनके जलने के लिए। बाद में नियुक्तियाँ और अपनी मर्जी से कर देती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और रजिया को हटाने की यंत्रणाएँ शुरू कर देते हैं। ठीक है साथियों, अफ्रीकी दास याकूत को अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रमुख इसने नियुक्त कर दिया था। एक हिस्ट्री में एक जानकारी और मिलती है कि जो रजिया सुल्तान है, अमीर ए आखुर का पद देती है साथियों, किसको, याकूत को, जो कि दास था एक। और ऐसा सुनने में आता है हिस्ट्री में कि रजिया का याकूत से अफेयर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। 1236 में रजिया शासिका बनती है और सबसे पहले अपने विद्रोहियों का दमन करती है। रजिया पर्दा को त्याग देती है और पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा पहनकर जनता के सामने आती है। ठीक है, दरबार में। और ये क्या करती है, कुछ नियुक्ति में फेरबदल करती है। याकूत को एक प्रमुख पद देती है अमीर आकुर, एतगीन को भी एक प्रमुख पद देती है अमीर हाजिब, कबीर खां को देती है लाहौर का गवर्नर और अल्तुनिया को बनाती है तवर हिंद का गवर्नर। ये आप याद रखना। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अल्तुनिया को ये तवर हिंद का गवर्नर नियुक्त करती है। अल्तुनिया क्या करता है साथियों, समय के साथ ये अमीर अल्तुनिया को भड़काते रहते हैं, तू यहाँ राज्य कर रहा है, तू ऐसा है, तू तो बहुत अच्छा था, और एक महिला के अंडर शासन करना बहुत गलत है। तो साथियों, जो अल्तुनिया है ये थोड़ा सा कच्चे कानों वाला होता है और अमीर इसे भड़काते हैं रजिया के खिलाफ, और ये भड़क जाता है अल्तुनिया और विद्रोह कर देता है। ठीक है, अल्तुनिया भी विद्रोह करता है, लेकिन इससे पहले भी जो लाहौर का गवर्नर था कबीर खां, वो विद्रोह कर देता है। सबसे पहले विद्रोह करता है कबीर खां। ठीक है, कबीर खां पहले नंबर पर विद्रोह कर देता है। दूसरे पर कर देता है साथियों अल्तुनिया। अल्तुनिया सेकंड नंबर पर विद्रोह कर देता है। और जो एतगीन नाम का व्यक्ति है, एतगीन, वो विद्रोह नहीं करता, लेकिन वो अमीरों के साथ मिल जाता है। ये अमीरों से मिल जाता है। तो जो इसने 3 नियुक्तियाँ की थी, ये तीनों के तीनों खिलाफ हो जाते हैं रजिया के, साथ नहीं देते रजिया का। लेकिन जो याकूत था वो मरते दम तक रजिया का साथ देता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। तो अल्तुनिया ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीरों ने उसका साथ दिया। रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हुआ था। जब अल्तुनिया गड़बड़ कर देता है, अल्तुनिया विद्रोह कर देता है, तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए रजिया किसी को भेजना चाहती है, लेकिन अमीर बहुत चालाकी से, क्योंकि अमीरों ने ये काम कराया था विद्रोह,
तो अमीर वहाँ किसी को दबाने नहीं जाते हैं और किसी को जाने भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि ये नुक्तियाँ तुमने ही की थी रजिया से, तो तुम ही जाओ। तो रजिया खुद इस विद्रोह को दबाने जाती है, अल्तुनिया के विद्रोह को, और वहाँ तवर हिंद पहुँचती है। इसे रास्ते में ही सूचना मिल जाती है कि मेरे जाने के बाद अमीरों ने किसी और को राजा बना दिया। किसको बनाया था वो आगे पढ़ेंगे, रजिया की भाई को बनाया था, ठीक है। तो और मुझे शासिका स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये खबर तो मिल जाती है, लेकिन रजिया पेशेंस रखती है और बोलती है कि पहले तवर हिंद चलते हैं, पहले अल्तुनिया का विद्रोह दबाते हैं, उसके बाद वापस आके इनको भी दबा देंगे और इनको भी दोबारा से हम शासिका बन जाएंगे। ऐसा सोच के वो जाती है, लेकिन अल्तुनिया वहाँ उसे हरा देता है और जेल में बंद कर देता है। जब रजिया को अल्तुनिया जेल में बंद कर देता है तो रजिया उसे प्रपोज करती है शादी के लिए कि मैं तो उससे शादी कर सकती हूँ, और दोनों शादी करेंगे और दोनों दिल्ली पे अटैक करेंगे और दिल्ली जीत के दोबारा से दोनों राजा हो जाएंगे। जब हम दोनों शादी करेंगे तो दोनों का राज्य बहुत बड़ा होगा। अल्तुनिया इस बात से मान लेता है, एग्री हो जाता है और वो दिल्ली पे अटैक कर देता है। दिल्ली पे अटैक करने के बाद भी वो दिल्ली दोनों नहीं जीत पाते, मिलके हारते हैं। फिर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जब ये भागते हैं तो साथियों हरियाणा में कैथल नामक जगह है, वहाँ पर डाकू इन दोनों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो रजिया की अनुपस्थिति में याकूत को तुर्क अमीरों ने मार डाला। जो याकूत है उनको तुर्क अमीरों ने मार डाला। राजधानी में बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। अब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी कैतल नामक स्थान पर डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। यानी वो वापस तो लौट आई और उसने अटैक किया, वो हार रही थी, फिर वापस जा रही थी राजधानी से, जब वापस लौट रही थी, भाग रही थी अपने जान बचाने के लिए, तब कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। और ये 1240 की बात है। इसका मतलब है कि 1240 में रजिया का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब रजिया के बाद दो शासक और बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? शासक तो कई बनेंगे साथियों, लेकिन ये दो शासक तुम्हें ज़्यादा पढ़ने नहीं है, ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देना। एक है बहराम शाह, बहराम शाह बनता है 1240 से 1242 तक। एक है अलाउद्दीन मसूद शाह, और ये बनता है 1242 से 1246 तक। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहराम शाह है इसने कोई बड़ा काम नहीं करा, बस एक काम करा कि इसने एक नया पद बना दिया, जिसे आप कह सकते हैं नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात, ये वाला पद इसने बना दिया, जो कि उस समय का राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता था, ठीक है। तो बहराम शाह ने एक नया पद सृजन कर दिया, नायब ए मुमलिकात। इसे आप नायब भी कह सकते हैं। इसका तो बस ये काम याद रखना है आपको, बहराम शाह का कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। दूसरा है अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने कोई काम नहीं करा, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। तो अल्तुनिया क्या बना दिया था रजिया ने? तबर हिंद का गवर्नर। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने उसका साथ दिया था। रजिया अल्तुनिया को विद्रोह दबाने गई, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उससे उसने शादी कर ली। रजिया की अनुपस्थिति में याकूत को अमीरों ने मार दिया और राजधानी में बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब अल्तुनिया और रजिया दोनों मिलकर राजधानी वापस आते हैं, अटैक करते हैं, हार जाते हैं, फिर भागते हैं। तो राजधानी से वापस लौट रही रजिया, उस समय कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी और 1240 में इसका चैप्टर क्लोज हो गया। रजिया के बाद एक शासक बनता है बहराम शाह, इसका बस एक ही काम है, नायब का पद का सृजन करता है। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका कोई भी अच्छा काम नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला शासक है नसरुद्दीन महमूद। ये काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है, 1240 से 1266 तक 20 वर्ष शासन करता है, और ये बलबन की सहायता से सुल्तान बनता है। बलबन इसकी सहायता क्यों करता है? क्योंकि बलबन का ये दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये बलबन की सहायता से सुल्तान बना, क्योंकि ये बलबन का क्या था? दामाद था। नासिरुद्दीन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आपको इतना याद रखना है। ये क्या करता था, जब इस पर कोई काम नहीं होता था तो कुरान की प्रतिलिपियां बनाता रहता था, कुरान को हाथ से लिखता रहता था, ठीक है। और इसने बलबन को नायब मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया। इसने बलबन को नायब मुमलिकात के पद पर नियुक्त कर दिया, जो कि राजा के बाद दूसरा सबसे मुख्य पद होता था। अब बात करते हैं, जो नासिरुद्दीन था ये बलबन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? हांसी, यानी कि हरियाणा। लेकिन बलबन वहाँ चला जाता है सहर्ष, क्योंकि बलबन को पता था अभी ये उसका समय नहीं है। तो इसने नासिरुद्दीन ने बलबन को हांसी यानी कि हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया था। इतना आप याद रखेंगे। और ये बलबन ये नासिरुद्दीन महमूद एक और प्रमुख काम करता था, ये टोपियाँ सिलता था साथियों, ठीक है, टोपियाँ।
इसके दो काम प्रमुख थे। जब इस पर राज्य का कोई काम नहीं होता था, ये कुरान की प्रतिलिपियां बनाता था और टोपियां सिलता था। आप इतना याद रखना। जल्दी से इस स्लाइड को रिपीट कर ले। नासिरुद्दीन महमूद 1240 से 1266 तक राज्य करता है और ये बलबन की सहायता से सुल्तान बना था। ये बलबन का दामाद था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा कुरान की प्रतिलिपियां बनाता रहता था और इसने बलबन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर बिठाया, नायब मुमलिकात के पद पर, ठीक है। और ये साथ ही साथ टोपियां और सिलता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कहाँ भेजा? हांसी हरियाणा का गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक है साथियों। ये नासिरुद्दीन महमूद। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला शासक होता है इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है साथियों। ये बहुत ही प्रमुख शासक है बलबन। ये गुलाम ही था, ध्यान रखना। 1266 से 1286 तक 20 वर्ष ये राज्य करता है। और बलबन साथियों बहुत टक्कर खा के, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह टक्कर खा खा के शासक के पद तक पहुंचा है। इसने बीच में बहुत सारे राजाओं के अंडर काम किया है, बहुत सारे इसने पद भी संभाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पद इसे बड़ा पद मिला था अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार। इस पद पर भी काम किया है इसने रजिया के समय पे, ठीक है। रजिया के समय पे ये बना था अमीर ए शिकार। उसके बाद में बहराम शाह ने इसे अमीर ए आखुर बनाया, ये वही जो याकूत था, ठीक है। करता है अमीर ए हाजिब, इस पद पर भी ये काम करता है। और इसके बाद आपको पता ही है, अब लास्ट में एक कौन बना था? मुमलिकात वाला पद भी इसे मिला था, जो इसी के दामाद ने इसको दिया था, नासिरुद्दीन ने, ठीक है। तो अब हम बलबन के बारे में जानते हैं। अब आपको इतना पता चल गया, कई महत्वपूर्ण पदों के बाद अब ये सुल्तान तक पहुंच गया। तो गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। इलबरी का मतलब वही है कि एक कबीले का नाम है, ठीक है साथियों, इसके कबीले का नाम है ये। इसने बचपन में ही मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था, इसे बचपन में ही बेच दिया गया था। अपनी योग्यता के दम पर जो बलबन है वो इल्तुतमिश के 40 दल तक पहुंचा, 40 दल का सदस्य बन गया, ठीक है। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना और ये राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानता था। राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानने का मतलब है साथियों, ये मानता था कि जो राजा होता है वो भगवान यानी कि ईश्वर का दिया हुआ रूप होता है, ठीक है। राजा कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, ईश्वर चाहता है जब भी कोई राजा बनता है। और एक बात मैं तुम्हें पहले बता चुका था कि इल्तुतमिश के समय तक, रजिया के समय तक देख रहे हो आप, अमीरों ने कितना चेंजिंग किया। रजिया के बाहर निकलते ही अमीरों ने हस्तक्षेप किया, बहराम शाह को राजा बना दिया, यानी कि अमीरों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब बलबन राज्य की गद्दी पर बैठता है, राज्य को संभालता है, शासक बनता है, तो ये भी समझता है कि अमीरों का कितना हस्तक्षेप है। अब धीरे धीरे ये ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि अमीरों को बिल्कुल घुटनों पर ला देता है, और घुटनों से भी नीचे समझो कि ज़मीन पर वो नाक रगड़ रहे हो, ऐसी स्थिति कर देता है अमीरों की, ठीक है। तो ये अब हम समझेंगे बलबन के बारे में। तो जल्दी से इस स्लाइड को रिपीट करते हैं। तो जो बलबन है वो इलबरी तुर्क है और इसे शुरू में ही मंगोलों ने गुलाम के रूप में बेच दिया था। अपनी योग्यता के दम पर ये इल्तुतमिश के 40 दल तक पहुंचता है। फिर नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये दिल्ली का क्या बनता है साथियों? सुल्तान बनता है और ये राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति होता है। ये आपका गयासुद्दीन बलबन। अब आगे बढ़ते हैं। ये बाद में क्या कहता है अमीरों से कहता है कि मेरे सामने सीधे आंख नहीं मिलाओगे, नीचे गर्दन करके बात करोगे। अमीर बहुत ही परेशान महसूस करते हैं इसकी बातों से, लेकिन धीरे धीरे रोज़ उनको डोज देता है और डोज देते देते उनका हालत ख़राब कर देता है। और ख़ुद को ये क्या बताता है? जिल्ले लाही बताता है। जिल्ले लाही का मतलब है ईश्वर की छाया, और नियावत एक खुदाई बताता है। नियावत एक खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। तो रोज़ ये बलबन उनसे इसी बातों को करता है अमीरों से, तो वो भी इसे मानना शुरू कर देते हैं, जिल्ले लाही और नियावत खुदाई, ठीक है। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता है। रक्त की शुद्धता से विश्वास का मतलब साथियों ये कहता है जो खानदानी रक्त का व्यक्ति होता है वो वाकई में खानदानी होता है, और जो निम्न कुल से, निम्न खानदान से होता है वो निम्न वाला होता है। क्योंकि ये खुद को बताता है आफरासियाब वंश का। आफरासियाब वंश जो ईरान का था वहाँ का बताता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा वंश माना जाता है, आफरासियाब, ठीक है। तो ये कहता है मैं तो खानदानी हूँ, मेरा खून कहाँ का है? तो आफरासियाब वंश का है, मैं ईरान से बिलोंग करता हूँ। इसने ईरानी रीति रिवाजों को भी मनवाया। यहाँ पे सबसे पहले इसने अमीरों से सिजदा करवाया। सिजदा मतलब घुटनों के बल पर टिक के झुक के सलाम करना, ठीक है। फिर इसने पाबोस करवाया। अमीरों ने जब सिजदा से थोड़ा सा परेशानी महसूस करने को बताई,
अमीरों ने साथियों सिजदा को थोड़ा सा परेशानी वाला विषय बताया। उन्होंने कहा क्या बार बार झुकें, ऐसे करें वैसे करें। तो इसने पता है क्या जवाब दिया, बलवन ने कहा सिजदा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस अगले स्टेप के बाद। उन्होंने कहा भाई अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप पाबोस है। पाबोस क्या है? मेरा पैर आगे रखा करेगा और सारे अमीर आएंगे, बारी बारी से लाइन लगाएंगे और मेरे पैर के अंगूठे को चूमेंगे। ठीक है, ये होता है पाबोस, अंगूठे को चूमना, पैर के अंगूठे को। तो उन्हें वाकई में सिजदा अच्छा लगा पाबोस से। फिर पाबोस से परेशान हो गए, लेकिन हर अमीर को ये करना पड़ता था। एक अमीर चाट के जा रहा है उसके अंगूठे को, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये हालत कर दी थी इसने अमीरों की। ठीक है, और साथ ही साथ सिजदा और पाबोस के साथ क्या किया था इसने, नौरोज़ और तुलादान, ताजिया, ये कुछ प्रारंभ कर दी थी ये प्रथाएं। ठीक है, जो कि ईरानी प्रथाएं थी, इनको भारत में भी इसने शुरू कर दिया था। इसने अपने दरबार में ईरानी तौर तरीकों से भव्य सजाया। अपने दरबार में ईरानी बहुत सारी चीज़ों को इसने अपनाया और अपने दरबार को ये भव्य बनाता था। सुंदर बनाने पर इसका बहुत विशेष ध्यान था। बलबन ने अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया, बहुत जो काले काले बहुत लंबे लंबे। इसने भले ही से किसी से खतरा नहीं था, लेकिन इसने अंगरक्षक लगाए। ठीक है, और ये रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। इसने 40 दल, ये देख रहा था कि 40 दल क्या करता है, किन किन के लिए खतरा बनता है, तो इसने 40 दल को ही भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है साथियों, इसने अपने बच्चों के ईरानी नाम रखे, कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स, ये इसके बच्चों के नाम थे। इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। तो जो बलबन है वो अपने आप को जिल्ले लाही और नियावत खुदाई बोलता था। रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। खुद को आफरासियाब वंश का बताता था। इसने ईरानी रीति रिवाज जैसे सिजदा, पाबोश, नौरोज, तुलादान और ताजिया को भारत में प्रारंभ कर दिया। इसने अपने दरबार में ईरानी तौर तरीकों को अपनाया और अपने दरबार को बहुत ही भव्य सजाया। इसने अफ्रीकी अंगरक्षकों को तैनात किया। रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। इसने 40 दल को भंग कर दिया और अपने बच्चों के इसने ईरानी नाम रखे, कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसने भी क्या किया। इसके साथ भी ऐसा हुआ, इसका बेटा भी मारा गया था। इसने मोहम्मद नाम के बेटे को, जिसका नाम मोहम्मद था, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि वो सबसे अच्छा था, सबसे योग्य था। लेकिन मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। इसने मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था। बलबन ने 2 बहुत अच्छे काम करे थे। इसने एक सैनिक विभाग बनाया था, ठीक है साथियों, जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी, दीवाने बरीद। और यहाँ से बलबन से ही विभागों की स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक है, बलबन कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। माना जाता है कि इसका पुत्र जो मोहम्मद था, जो पहले मारा गया था मंगोलों से लड़ते हुए, ठीक है, उसकी मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर हुआ और 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। जल्दी से इस स्लाइड को भी रिपीट करते हैं। तो इसने मोहम्मद को क्या बनाया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। इसने मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था। दीवाने अर्ज एक विभाग बनाया था इसने, जो सैनिक विभाग था। ठीक है, दीवाने बरीद ये एक गुप्तचर विभाग था। बलबन ने कैखुसरो को बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बताते हैं कि अपने पुत्र मोहम्मद की याद में, इसका मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया, मोहम्मद की मृत्यु का असर बहुत गहरा हुआ और 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये था बलबन, और आज यहाँ पर हो जाता है बलबन का चैप्टर क्लोज। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसका जो पुत्र था कैकुबाद। कैकुबाद शासन कब तक करता है, ये 1286 से 1290 तक करता है। ठीक है, यहाँ से साथियों कैकुबाद, क्यूमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ के गुलाम वंश को फिनिश करेंगे। आपको इस वंश में सबसे ज़्यादा याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और बलबन। ये 4 को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कैकुबाद था अत्यधिक शराबी था, बहुत ही ज़्यादा बिलासी था और ज़्यादा शराब पीने के कारण इसे लकवा हो गया था। ठीक है साथियों, जब ये पैरालाइज हो गया था, लकवा हो गया था इसे, तो जलालुद्दीन खिजली ने क्या किया, इसे यमुना में फेंकवा दिया और इसके 3 महीने तक इसके पुत्र क्यूमर्स का संरक्षक बना। अगला आदमी होता है जलालुद्दीन खिजली। ठीक है, वो एक सेनापति था इनका, वो इसे तो मरवा देता है जब ये ज़्यादा बीमार था तो, और इसके पुत्र क्यूमर्स जो छोटा था उम्र में, उसका संरक्षक बन जाता है। लेकिन बाद में इसका लालच आ जाता है, क्यूमर्स को राजा के रूप में रखता है साथी क्यूमर्स, लेकिन ये बहुत कम उम्र का था, बच्चा था। ठीक है, तो इसका संरक्षक कौन बनता है, जलालुद्दीन खिजली। और सत्ता की लालच में आकर जलालुद्दीन क्या करता है, क्यूमर्स की भी हत्या करवा। इस तरह से ममलूक
गुलाम या दास वंश का यहाँ पे क्या हो जाता है, अंत। और जलालुद्दीन खिलजी से क्या हो जाता है, यहाँ से खिलजियों का शासन स्थापित हो जाता है और खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। अगले वीडियो में मैं खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। कैकुबाद अत्यधिक शराबी और बिलासी था, ज़्यादा शराब पीने के कारण पैरालाइज हो गया था, लकवा। जलालुद्दीन खिलजी ने इसे क्या किया, यमुना में फिकवा दिया और 3 महीने तक इसके पुत्र क्यूमर्स का संरक्षक बना। इसका मतलब अगला शासक कौन है, तो क्यूमर्स है। ये उम्र में बहुत छोटा था, बालक था, समझदार नहीं था, बहुत ही छोटा था, तो इसका संरक्षक बना जाता है जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन सत्ता के लालच में आकर ये जलालुद्दीन क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या करा देता है और ऐसे करके ममलूक वंश, दास वंश या गुलाम वंश का अंत हो जाता है और यहाँ से शुरू हो जाता है खिलजी वंश। ठीक है साथियों, जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर साथियों आपको यहाँ तक का कंटेंट पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।